जैन गुडॉल का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर में 3 अप्रैल 1934 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। उनकी मां ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके हर शौक में साथ दिया। 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने बिस्तर में केंचुए रख लिए थे और मां ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि समझाया। बचपन में एक भरवा चिंपांजी मिला था जिसका नाम उन्होंने जुबली रखा और वो हमेशा उनके साथ रहता था। यही खिलौना उनके अंदर चिंपांजी के लिए प्यार जगाने की शुरुआत बना। पढ़ाई के बाद पैसे की कमी की वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, इसलिए टाइपिंग और मॉडलिंग जैसे छोटे मोटे काम करने लगी। काम से जो भी पैसे मिलते वो बचाकर अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहती थी, अफ्रीका जाकर जानवरों को नजदीक से देखना। 20 की उम्र के बाद उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में जानवरों से जुड़ा काम भी किया, जिससे उन्हें जानवरों को समझने और धैर्य से देखने की आदत बनी। एक बार बचपन में उन्होंने एक चिड़िया को पकड़ लिया था जो मर गई और तब से उन्होंने जानवरों की आजादी को समझा। 23 साल की उम्र में उन्होंने अफ्रीका की यात्रा की और केन्या पहुंची। वहां एक कॉफी फार्म में रुकने के दौरान उनकी मुलाकात लुई लीकी से हुई। लीकी एक जाने माने वैज्ञानिक थे और जब उन्होंने जैन का जोश और जानवरों के बारे में जानकारी देखी तो उन्हें अपने म्यूजियम में काम पर रख लिया। जैन वहां कागजी काम के साथ साथ चिंपांजी के व्यवहार को भी देखने लगी। 1960 में उन्होंने तंजानिया के गोम्बे जंगल में चिंपांजी पर सीधी नजर रखने का काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि चिंपांजी लकड़ियों को छीलकर औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दीमकों को पकड़ सके। पहले माना जाता था कि इंसानों के अलावा कोई जानवर औजार नहीं बना सकता, लेकिन जैन की रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने चिंपांजी समाज में कई इंसानी तरह की चीजें देखी, जैसे झुंड में ऊंच नीच, एक दूसरे से सीखना, मिलकर शिकार करना और यहाँ तक कि हिंसक लड़ाइयाँ और अपने ही बच्चों को मार देना। ये सब बातें पहले कभी किसी और जानवर में नहीं देखी गई थी। 1970 में उन्होंने जैन गुडॉल संस्था बनाई ताकि चिंपांजी पर रिसर्च चलती रहे, उनके जंगल सुरक्षित रहें और आसपास के गांवों के लोगों को भी इस काम में शामिल किया जा सके। संस्था अब अफ्रीका से बाहर भी काम करती है, जंगल काटने और शिकार जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जैन अब पूरी दुनिया में घूमकर लोगों को जानवरों और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने 2002 से संयुक्त राष्ट्र में शांति संदेशवाहक की भूमिका निभाई है। उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे 1990 में क्योटो अवार्ड और 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति पदक। हालांकि बाद में जैन ने जीएम फसलें और जेनेटिक तकनीक के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिससे कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोगों में इन्हें सुरक्षित और फायदेमंद पाया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैन गुडॉल ने दुनिया को जानवरों को देखने का एक नया नजरिया दिया और दिखाया कि बिना डिग्री या बड़े स्कूलों के भी अपने जुनून और मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता। 1958 में जैन गुडॉल को लुई लीकी की पत्नी की मंजूरी से तंजानिया के ओल्डुवई घाटी में खुदाई के काम में शामिल होने का मौका मिला। वहां उन्होंने मुश्किल हालातों में गर्मी और अकेलेपन के बीच खुदाई में हिस्सा लिया और बहुत कुछ सीखा। उनकी मेहनत और धैर्य देखकर लीकी को भरोसा हुआ कि जैन लंबे समय तक चिंपांजी पर रिसर्च कर सकती है। लेकिन उस वक्त जैन के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी और ज्यादातर मर्दों का दबदबा था। ऐसे माहौल में उन्हें मौके मिलने मुश्किल थे। शुरू में रिसर्च के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे थे। लुई लीकी ने लगातार कोशिश की और धीरे धीरे कुछ मदद जुटाई। 1959 के आखिर में कुछ फाउंडेशन से पैसे मिले, जिससे जैन को 6 महीने के लिए गोम्बे के जंगलों में चिंपांजी पर काम करने का मौका मिला। लेकिन अब भी बहुत सारी चीजें उन्हें खुद ही संभालनी पड़ी, जैसे सामान और सफर के इंतजाम। जुलाई 1960 में जैन गुडॉल ने तंजानिया के गोम्बे जंगल में अपना रिसर्च शुरू किया।
शुरू में जंगली चिंपांजी इंसानों को देखते ही भाग जाते थे, इसलिए उन्हें बहुत दूर से ही झलक मिलती। कई महीनों तक रोज जंगल में जाने के बावजूद चिंपांजी पास नहीं आते थे। रिसर्च के लिए पैसे अब भी कम थे और सारी उम्मीद लुई लीकी की मदद पर टिकी। 1961 में नेशनल जियोग्राफिक ने कुछ मदद दी, लेकिन इसमें शर्त थी कि एक फोटोग्राफर भी साथ होगा। काम के दौरान कई मुश्किलें आई। सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा था, बीमारियां भी फैल सकती थीं और जैन अकेले रहकर काम कर रही थीं। उन्होंने हर चिंपांजी के बर्ताव को हाथ से नोटबुक में लिखा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि उनके नोट बहुत ज्यादा निजी अंदाज में थे, क्योंकि वो चिंपांजियों को नाम देती थी, नंबर नहीं। जुलाई 1960 में ही उन्होंने झील के किनारे अपना पहला रिसर्च कैंप लगाया। शुरू में अकेले काम किया, पेड़ों और जमीन से छुपकर चिंपांजी को देखने लगी। धीरे धीरे चिंपांजी इंसानों से डरना कम करने लगे। 1962 में जैन ने केले रखकर चिंपांजी को खाने के लिए बुलाना शुरू किया, ताकि वो पास आए और ज्यादा देर तक दिखे। इससे रिसर्च आसान हुई, लेकिन इससे ये डर भी था कि चिंपांजी खाने के लिए इंसानों पर निर्भर हो सकते हैं और उनका असली व्यवहार बदल सकता है। जैसे जैसे काम बढ़ा, उन्होंने कुछ और लोग भी टीम में शामिल किए। अब रिसर्च लगातार चलने लगी। चिंपांजी को पहचानने के लिए नाम दिए गए। फोटो और नोट से 100 से ज्यादा चिंपांजी की जानकारी इकट्ठा की गई। लेकिन फिर भी इस बात की चिंता बनी रही कि इंसानों की मौजूदगी से उनका असली बर्ताव तो नहीं बदल रहा। नवंबर 1960 में जैन ने पहली बार देखा कि एक चिंपांजी, जिसे उन्होंने डेविड ग्रेबियर्ड नाम दिया था, एक घास की डंडी को अपने तरीके से बना रहा था ताकि दीमक को बाहर निकाल सके। ये पहली बार था जब किसी जंगली जानवर को औजार बनाते देखा गया। पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही ऐसा कर सकते हैं। ये देखकर लुई लीकी ने कहा कि अब या तो हमें इंसान की परिभाषा बदलनी होगी या चिंपांजी को इंसानों जैसा मानना पड़ेगा। बाद में और भी चिंपांजी ऐसा करते देखे गए, जिससे ये बात साफ हो गई कि ये तरीका उन्होंने एक दूसरे से सीखा है। जैन ने हर चिंपांजी को नाम देकर उनके परिवार और रिश्तों को समझा, जैसे फ्लो, उसकी बेटी फीफी और नाती फ्लिन। उन्होंने देखा कि चिंपांजी समाज में भी एक तरह की सत्ता चलती है, जिसमें कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ कम। चिंपांजी समाज में मादा चिंपांजी की ऊंच नीच से उनके बच्चों को खाना और देखभाल में फायदा मिलता था। जो माएं ऊंचे दर्जे की होती थीं, उनके बच्चों को खाना पहले मिलता था और उन्हें ज्यादा साथ भी मिलता था। ये दर्जे अक्सर मेलजोल और ताकत से बनते और बदलते रहते थे। माएं अपने बच्चों का बहुत सालों तक ध्यान रखती थीं। बच्चे माँ के पास रहकर चीजें सीखते थे, जैसे खाना ढूंढना और दूसरों के साथ कैसे रहना है। जैसे फ्लो नाम की माँ अपने बेटे फ्लिंट को 5 साल तक दूध पिलाती रही और दीमक पकड़ना भी सिखाया। कई बार जैन ने देखा कि चिंपांजी चालाकी भी करते हैं। जैसे एक बार एक मादा चुपचाप खाना छुपा लेती है ताकि ताकतवर नर को पता न चले। इससे ये लगा कि वो दूसरों के सोचने और जानने की बात भी समझते हैं। लड़ाई के बाद गले मिलना और साफ करना दिखाता है कि उनमें शांति बनाने की समझ भी होती है। दुखी साथियों को सहारा देना भी उनके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं दिखाता है। इतने सालों की देखरेख से ये साफ हुआ कि उनमें आपसी मदद और परिवार को बचाने की भावना होती है। जैन की रिसर्च में ये भी साफ हुआ कि चिंपांजी एक दूसरे पर हमला भी करते हैं। साल 1974 से 1978 के बीच एक झुंड ने दूसरे झुंड पर हमला किया। इसमें कम से कम 6 चिंपांजी मारे गए चिंपांजियों के शरीर के हिस्से खा भी लिए गए। ये हमला सोच समझकर किया गया था ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। एक ही झुंड में भी चिंपांजी आपस में लड़ते हैं। जो सबसे ताकतवर होता है
उसे खाना और मादा के पास जाने का पहला हक मिलता है। कई बार उन्होंने देखा कि नर चिंपांजी बच्चे को मार डालते हैं ताकि माँ जल्दी फिर से बच्चा पैदा करने लायक हो जाए। कुछ मादा भी दूसरों के बच्चे मार देती है, ऐसा जैन ने खुद देखा था। दूसरे जानवरों पर भी चिंपांजी हमला करते हैं, खासकर लाल बंदरों पर। कई चिंपांजी मिलकर उन्हें पकड़ते हैं, पेड़ों को घेरते हैं, आवाजें लगाते हैं और फिर अचानक पकड़ लेते हैं। जो चिंपांजी शिकार करता है उसे सबसे ज्यादा मांस मिलता है और बाकी बचा हुआ वो दूसरों को बांटता है। इस तरह शिकार करने से न सिर्फ खाना मिलता है बल्कि आपस की दोस्ती भी मजबूत होती है। ये सब दिखाता है कि उनके समाज में हिंसा जरूरी चीजों को पाने का एक तरीका बन चुकी है। 1977 में जैन ने एक संस्था बनाई ताकि गोम्बे के जंगलों में चिंपांजी पर रिसर्च चलती रहे और उनकी संख्या घटने से बचाई जा सके। अब सिर्फ देखना ही नहीं था बल्कि उनकी रक्षा भी करनी थी। जंगल कट रहे थे और जानवरों का शिकार बढ़ रहा था, जिससे कई बच्चे चिंपांजी अनाथ हो रहे थे। संस्थान ने इन अनाथ चिंपांजियों को बचाने के लिए काम शुरू किया। बाद में 1991 में कॉन्गो में एक बड़ा सेंटर बनाया गया जहां शिकारियों से बचाए गए चिंपांजी रखे गए। पहले वहां 60 चिंपांजियों की जगह थी, लेकिन अब 3 और टापू जुड़ गए हैं और वहां 200 से ज्यादा चिंपांजी रहते हैं। ये सेंटर अब अफ्रीका का सबसे बड़ा चिंपांजी आश्रय बन गया है और दिखाता है कि जैन की संस्था अब सिर्फ रिसर्च नहीं करती बल्कि जमीन पर जाकर सीधे मदद भी करती है। 2000 के शुरुआती सालों तक जैन गुडॉल की संस्था 20 से ज्यादा देशों में फैल चुकी थी। हर जगह वहां के हिसाब से काम शुरू किया गया। कई गांवों में औरतों को छोटे छोटे लोन देकर शहद बनाना, खेती करना जैसे काम सिखाए गए ताकि लोग जंगल काटकर मांस बेचने वाले काम से दूर रहें। इन प्रोजेक्ट्स का असर दिखा। 100 से ज्यादा गांवों में शिकार कम हुआ क्योंकि अब लोगों के पास आमदनी के और रास्ते थे। संस्था के ज्यादातर पैसे लोगों के दान, कंपनियों की मदद और कुछ ग्रांट से आते हैं। इन पैसों से जंगलों की देखभाल, चिंपांजी के सेंटर और गांवों में चलने वाले प्रोजेक्ट चलते हैं। कई जगह संस्था ने बड़े बड़े कंपनियों के साथ मिलकर जरूरी काम पूरे किए, जैसे कॉन्गो में बनाए गए सेंटर के लिए जरूरी इंतजाम। कई बार जरूरी मदद जुटाने के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया, खासकर उन इलाकों में जहां इंसान और जानवरों के बीच टकराव ज्यादा होता है। 2023 तक संस्था के 27 देशीय दफ्तर बन चुके थे और ये बिना सरकारी मदद के भी लगातार आगे बढ़ रही थी। 1991 में जैन ने रूट्स एंड शूट्स नाम का प्रोग्राम शुरू किया। इसकी शुरुआत 12 बच्चों के एक छोटे से ग्रुप से हुई, जिन्होंने पर्यावरण और जानवरों की हालत को लेकर चिंता जताई। जैन ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वो खुद छोटे छोटे काम करके बदलाव ला सकते हैं। इस प्रोग्राम का मतलब है जड़ें और कोपलें, यानी धरती से जुड़कर आगे बढ़ना। इसका मकसद था इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों की देखभाल। धीरे धीरे ये प्रोग्राम 100 से ज्यादा देशों में फैल गया। अब इसमें लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं जो स्कूलों, कॉलेजों और अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। इसमें बच्चे और युवा खुद चुनते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो पहले समस्या पहचानते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर कुछ करते हैं और बाद में बाकी लोगों को भी बताते हैं ताकि और लोग भी जुड़ सके। जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना, शरणार्थियों की मदद करना या जानवरों के लिए सुरक्षित जगह बनाना। इस प्रोग्राम से बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने पर्यावरण के लिए काम करना शुरू किया है। कई बच्चों ने बताया कि इस प्रोग्राम से उन्हें समझ आया कि वो भी कुछ बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका असर आंकड़ों से पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जानकारी बच्चों की अपनी बताई गई है। इस पर और गहराई से जांच की जरूरत है। 1994 में संस्था ने
तंजानिया में टैकेर नाम का प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद था जंगलों को बचाना और दोबारा पेड़ लगाना। यहाँ गांव वालों को साथ लेकर पेड़ों की नर्सरी बनाई गई और लाखों पेड़ दोबारा लगाए गए। 2025 तक ये संख्या करीब 20 लाख पेड़ तक पहुंचने वाली है। नवंबर 2023 में संस्था को अमेरिका से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिससे काम और बढ़ा। लेकिन 2025 में उस देश की तरफ से मदद रोक दी गई और $5 लाख की फंडिंग तुरंत बंद हो गई। इससे कई नर्सरी बंद होने की नौबत आ गई। बाद में एक और संस्था ने 3 साल में $1 लाख देकर कुछ नर्सरी को बचाया। संस्था जंगलों में शिकार रोकने के लिए गांव के लोगों को शामिल करती है। वो जंगलों में गश्त करते हैं और पेड़ों की कटाई जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब मोबाइल से भी खबर दी जाती है कि कहां पेड़ कट रहे हैं। साथ ही खेती और छोटे मोटे कामों के लिए लोन देकर लोगों की आमदनी बढ़ाई जा रही है, ताकि उन्हें शिकार पर निर्भर न रहना पड़े। इससे गांवों में बदलाव दिखने लगा है और चिंपांजी के लिए जंगल सुरक्षित होने लगे हैं। चिंपांजी के बच्चों को पालतू बनाने और मांस के लिए पकड़े जाने से बचाने के लिए कई बार उन्हें छुड़ाया गया। कांगो में जैन की संस्था का एक बड़ा सेंटर है, जहां अब तक 200 से ज्यादा चिंपांजी को संभाला गया है। ये चिंपांजी गलत तरीके से पकड़े गए थे और अब उन्हें वहीं प्यार और देखभाल मिल रही है। संस्था 3 तरह से काम करती है। पहले तो लोगों को जागरूक किया जाता है, फिर कानून को मजबूत किया जाता है और फिर जो जानवर बचाए जाते हैं उन्हें ठीक किया जाता है। कई जगहों पर चिंपांजी की संख्या अब स्थिर हो गई है, लेकिन जंगल काटे जाने जैसी समस्याएं अब भी हैं। जहां गश्त होती है और लोगों को खेती के लिए नई फसलें दी जाती हैं, वहां शिकार कम हुआ है, क्योंकि अब लोग जंगल बचाने को अपना फायदा मानने लगे हैं। जैन ने 1980 के दशक में ही जंगलों के कटने पर चिंता जताई थी। उन्होंने खुद देखा था कि गॉम्बे जंगल के पास पेड़ बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। 2010 के बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि लाखों पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियां अब खत्म होने के कगार पर हैं। उन्होंने इसे इंसानों की वजह से हुआ संकट कहा, जो पूरी धरती को खतरे में डाल सकता है। 2000 के बाद जैन ने जंगलों को बचाने को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बड़ी उम्मीद बताया। उनका कहना था कि पेड़ कार्बन को सोख सकते हैं और वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने 2021 में ट्रीज फॉर जैन नाम की मुहिम को समर्थन दिया, जिसमें पूरी दुनिया में पेड़ लगाने की योजना थी। जैन ने कहा कि जंगल सिर्फ कटाई की वजह से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी खेती और कारखानों की वजह से भी खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जरूरत से ज्यादा चीजें खाना और इस्तेमाल करना कम करना चाहिए। उनका मानना था कि इंसानों की बढ़ती आबादी भी इस संकट की एक वजह है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2020 के दशक में जब महामारी फैली, तो जैन ने कहा कि जब इंसान जंगलों में घुसता है और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तब बीमारियां फैलने लगती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं सुधरे तो हमारी सभ्यता खुद खत्म हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की बातें डर पैदा करने वाली हैं और पूरी सच्चाई को नहीं दिखाती। 1960 के आखिरी सालों में जैन ने मांस खाने से दूरी बना ली। जब उन्हें फैक्ट्री में जानवरों के साथ होने वाला बर्ताव पता चला, तो उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। बाद में उन्होंने दूध और अंडा भी छोड़ दिए और पूरी तरह शाकाहारी जीवन अपना लिया। उनका कहना था कि ये चीजें जानवरों के लिए दर्द, डर और मौत लेकर आती हैं और इससे जलवायु पर भी बुरा असर होता है। हालांकि हर जगह की खेती और पशुपालन एक जैसा नहीं होता, फिर भी उनका मानना था कि हमें जानवरों को खाना बंद करना चाहिए। जैन ने हमेशा ट्रॉफी शिकार का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये क्रूर है और जानवरों की रक्षा नहीं करता।
उन्होंने कुछ देशों में इस पर पाबंदी की मांग की, भले ही कुछ जगहों पर इससे पैसे मिलते हैं और जंगल की देखभाल होती है। उनके लिए जानवरों का जीवन ज्यादा अहम है, भले ही उससे मिलने वाले पैसों से कुछ काम हो रहा हो। जैन ने कहा कि चिंपांजी भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने बारे में समझते हैं, इसलिए उन्हें इंसानों जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जानवरों को अब प्रयोगों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उनके लिए सुरक्षित घर बनाए जाने चाहिए। उनके इस सोच से दुनिया भर में कई बदलाव आए और अब चिंपांजियों को ज्यादा सम्मान और हक मिल रहे हैं। जैन गुडॉल की संस्था पूरी तरह से इस बात के खिलाफ है कि किसी भी स्वस्थ चिंपांजी को संख्या कम करने के लिए मारा जाए, चाहे वो किसी चिड़ियाघर में हो या किसी आश्रय केंद्र में। उनका मानना है कि इसके बजाय उन्हें दूसरी जगह भेजा जाए या दवाओं से प्रजनन रोका जाए। हालांकि कुछ मामलों में जब जगह कम पड़ जाती है और ज्यादा चिंपांजी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता। साल 2002 में जैन को शांति दूत बनाया गया। उन्होंने पर्यावरण को बचाने को दुनिया की स्थिरता से जोड़ा। उनका कहना था कि जब तक हम प्रकृति से शांति नहीं बनाएंगे, तब तक इंसानों में भी शांति नहीं आ सकती। उन्होंने कई मंचों पर ये बात कही, लेकिन धरती पर जैव विविधता कम होती रही और असली नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। 2024 में एक बड़े सम्मेलन से पहले उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बड़े बड़े वादे करना काफी नहीं है, अब सख्त और जमीन पर दिखने वाले कदम जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ी। जैसे अमेज़न जंगल में 2018 से 2019 के बीच कटाई में 30% की बढ़ोतरी हुई। जैन ने अपने भाषणों और वीडियो के जरिए लोगों से जुड़ाव बनाया। उन्होंने एक मशहूर बातचीत में बताया कि चिंपांजी कैसे इंसानों से मिलते जुलते हैं। एक और बातचीत में उन्होंने बताया कि हर इंसान की छोटी छोटी कोशिशें भी धरती के लिए बहुत मायने रखती हैं। इससे कई युवा प्रोग्राम जैसे रूट्स एंड शूट्स को बढ़ावा मिला। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनके बोलने का तरीका भावनाओं पर ज्यादा टिका होता है और आंकड़ों पर कम। जैन ने अपने गुरु के साथ मिलकर कई संगठनों के साथ भी काम किया। उन्होंने उनके बेटे के साथ भी कुछ साझा योजनाएं शुरू की, जिनका मकसद था चिंपांजी और उनके घरों की रक्षा। लेकिन कई बार इन प्रयासों पर ये सवाल उठे कि ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं और असली वजह जैसे पैसों और खेती की जरूरत को नहीं छूती। जैन ने अपने रिसर्च की शुरुआत तंजानिया के गोम्बे जंगल से की थी। उन्होंने चिंपांजी के व्यवहार को करीब से देखा और एक किताब लिखी जो 1971 में छपी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे चिंपांजी औजार बनाते हैं, समाज में ऊंच नीच होती है और हर चिंपांजी की अपनी अलग पहचान होती है। उन्होंने उन्हें नाम से पुकारा, न कि नंबर से। उनकी सबसे बड़ी किताब 1986 में छपी थी। इसमें उन्होंने 25 साल की मेहनत को एक साथ लिखा। इसमें बताया गया कि चिंपांजी कैसे रिश्ते बनाते हैं, लड़ते हैं, बच्चे पालते हैं और अपनी जमीन बचाते हैं। ये किताब उनके हर दिन के नोट्स पर आधारित थी और बाद में आने वाले रिसर्च के लिए एक मजबूत आधार बन गई। बाद में जैन ने आसान भाषा में किताबें भी लिखी। जैसे एक किताब में उन्होंने अपने जीवन की बातें बताई और बताया कि कैसे जानवरों से उन्होंने सहने की ताकत सीखी। उन्होंने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी ताकि उन्हें जानवरों और पर्यावरण से प्यार हो और वो समझ सकें कि ये सब कितने जरूरी है। उनके पति ने उनके काम पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। इसमें दिखाया गया था कि कैसे जैन ने पहली बार चिंपांजी को औजार बनाते हुए देखा था। ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया और चिंपांजी के बारे में सोचने का नजरिया बदल गया। 1965 में एक फिल्म आई थी जिसमें जैन और जंगली चिंपांजी दिखाए गए थे। इस फिल्म में उनकी असली रिसर्च और चुपचाप की गई निगरानी को दिखाया गया।
हालांकि उस समय साधनों की कमी थी, इसलिए जो खास पल थे वही ज्यादा रिकॉर्ड हो पाए। साल 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें पुराने वीडियो क्लिप्स को जोड़कर जेन की कहानी दिखाई गई। ये वीडियो उनके काम के शुरुआती सालों के थे। इसमें जैन की आवाज में उनके अनुभव भी सुनने को मिले और उनके अकेलेपन और पारिवारिक जिंदगी की झलक भी दिखी। फिल्म में चिंपांजी के व्यवहार की जानकारी थी, लेकिन कुछ बातें ज्यादा भावनात्मक ढंग से पेश की गईं और कुछ मुश्किल हिस्से पीछे छूट गए। 30 मई 2023 को एक नई फिल्म आई जिसमें जैन ने अपनी जिंदगी के सफर और अब तक किए गए काम के बारे में बताया। इसमें जंगल बचाने, पेड़ लगाने और युवाओं को जोड़ने वाले कई प्रोजेक्ट दिखाए गए। फिल्म लोगों को उम्मीद देती है, लेकिन इसमें सारी सच्चाई नहीं दिखती क्योंकि कई बार बड़ी परेशानियों को नहीं बताया गया। 1987 में एक मजाकिया कॉमिक में जैन को दिखाया गया जिसे उनकी संस्था ने शुरू में गलत समझा और रोकने की बात की, लेकिन बाद में जब जैन ने खुद उसे देखा तो उन्हें वो पसंद आया और उन्होंने उसे इस्तेमाल करने की भी इजाजत दी, जिससे मिले पैसे से जंगल बचाने का काम हुआ। जैन को कुछ और टीवी शो और एनिमेशन में भी दिखाया गया जहां उनके काम को मजाक के अंदाज में पेश किया गया। जैसे एक मशहूर शो में उन्हें देखकर बनाया गया किरदार कई बार दिखा। जैन को ये पसंद आया क्योंकि इससे लोगों में उनके काम के बारे में जानने की रुचि बढ़ी, भले ही उसमें कुछ बातों को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया हो। साल 2022 में जैन की एक छोटी खिलौना मूर्ति निकाली गई थी। इसमें उन्हें चश्मे और एक चिंपांजी के साथ दिखाया गया था ताकि बच्चों को उनके काम से जुड़ने का मौका मिले। ये खिलौना उनके जंगल में किए गए काम की याद दिलाता है, लेकिन इसमें उनकी रिसर्च की गहराई नहीं बताई गई। जैन की शादी 1964 में हुई थी। उनके पति एक फोटोग्राफर थे जो उनके साथ गॉम्बे जंगल गए थे। शादी के कुछ साल बाद उनके काम और जिंदगी के तरीके अलग हो गए और फिर उनका तलाक हो गया। उनका बेटा ग्रब 4 मार्च 1967 को केन्या में पैदा हुआ था। जैन ने उसे गॉम्बे जैसे जंगल वाले इलाके में पाला। वहां बिजली और दूसरी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें कई बार वापस शहर जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे की देखभाल और चिंपांजी के काम को एक साथ संभाला। साल 1975 में जैन ने डेरेक ब्राइसन से शादी की थी। उस वक्त वो तंजानिया के नेशनल पार्क के डायरेक्टर थे। उन्होंने जैन के जंगल बचाने के काम में पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ साल बाद 10 अक्टूबर 1980 को उनका कैंसर से निधन हो गया। जैन का एक ही बेटा है जिसका नाम ग्रब है। उसने अपना ज्यादातर बचपन तंजानिया के जंगलों में बिताया और बाद में समुद्र और जानवरों से जुड़े कामों में दिलचस्पी ली। जैन ने अपने जीवन में बहुत अनुशासन रखा। वो पूरी तरह से शाकाहारी रहीं क्योंकि उन्हें जानवरों की तकलीफ पसंद नहीं। वो हर दिन सुबह जल्दी उठती थी। टहलना, पढ़ना और सीखना उनकी आदतों में शामिल था। वो ध्यान या योग नहीं करती थी, लेकिन अपने काम को ही सुकून मानती थी। बचपन में जैन एक ईसाई परिवार में पली बढ़ी और चर्च जाती थी। उनके नाना एक धार्मिक नेता थे, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने धर्म की परंपराओं से दूरी बना ली और कहा कि वो धार्मिक नहीं है, लेकिन उन्हें प्रकृति में एक आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि हर जीव में एक दिव्यता होती है, यहाँ तक कि चिंपांजी में भी। ये सोच उन्हें गॉम्बे जंगल में रहते हुए आई थी, जब वो पेड़ों और जानवरों के बीच खुद को ईश्वर के करीब महसूस करती। उनके गुरु धार्मिक सोच रखते थे, लेकिन जैन की सोच प्रकृति से जुड़ी थी। उन्होंने भगवान की जगह जीवन की गहराई को समझना ज्यादा जरूरी माना। जैन ने हमेशा बताया कि इंसान और चिंपांजी में बहुत समानताएं हैं। उनके मुताबिक चिंपांजी भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, इसलिए उनके अंदर भी आत्मा जैसी कुछ होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी इस सोच की आलोचना की क्योंकि इससे रिसर्च में भावनाएं आ सकती हैं,
और निष्पक्षता कम हो सकती है। जेन का निधन 1 अक्टूबर 2025 को हुआ। उस समय वो अमेरिका में थी और वहां एक दौरे पर गई हुई। वो अपने दोस्त के घर में सोते हुए शांतिपूर्वक चली गईं। उनकी उम्र 91 साल थी। 20 अक्टूबर को उनके निधन का कारण हार्ट और फेफड़ों का रुक जाना बताया गया। साथ ही मिर्गी की बीमारी का भी जिक्र हुआ। मौत से पहले भी वो बहुत एक्टिव थीं। उन्होंने 23 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था, 24 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और 21 सितंबर को एक वीडियो संदेश भी भेजा था। उनकी संस्था ने उसी दिन उनकी मौत की पुष्टि की और कहा कि जेन के काम को वो आगे भी जारी रखेंगे, भले ही हाल ही में तंजानिया में चल रहे प्रोजेक्ट की फंडिंग अचानक बंद हो गई हो। एक दूसरी संस्था ने उस प्रोजेक्ट को थोड़ी राहत दी और पेड़ लगाने के काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी पूरा काम पहले जैसा नहीं हो सका। जेन की मौत के बाद कई लोगों ने उन्हें याद किया। किसी ने उन्हें साहसी बताया तो किसी ने प्रेरणा देने वाली। कई लोगों ने कहा कि जेन ने दिखा दिया कि अकेले भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो धरती को बचाया जा सकता है। जुलाई 1960 में उन्होंने तंजानिया के गोम्बे जंगल में चिंपांजी पर रिसर्च शुरू की थी। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि इंसानों की मौजूदगी जानवरों के बर्ताव को ना बदले। इसी वजह से उन्होंने बहुत धैर्य से, चुपचाप और बिना दखल के काम किया। इस तरीके से उन्होंने 100 से ज्यादा चिंपांजियों को पहचानना और उनके परिवार के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने हर एक की आदतें, खाना ढूंढने के तरीके और रिश्तों को बहुत गहराई से समझा। उन दिनों ज्यादातर रिसर्च पिंजरे में बंद जानवरों पर होती थी, लेकिन जेन ने दिखाया कि जंगल में रहकर भी बेहतर और सच्चा रिसर्च किया जा सकता है। उनका तरीका पूरी दुनिया के रिसर्च करने वालों को प्रेरणा देने वाला बना। उन्होंने साबित किया कि बिना किसी डिग्री के भी अगर मेहनत और सच्चाई से काम किया जाए तो बड़ा बदलाव लाया जा सकता। और इसी सोच ने उन्हें चिंपांजी और बाकी जानवरों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बना दिया। साल 1960 में जेन ने सबसे पहले देखा कि एक चिंपांजी पेड़ की टहनी को थोड़ा काटकर दीमक पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तरीका इंसानों की पुरानी तकनीकों से काफी मिलता जुलता था। इससे ये समझ आया कि चिंपांजी भी सोच समझकर काम करते हैं और उनके व्यवहार में इंसानों जैसी समझ होती है। बाद में जब डीएनए की जानकारी मिली तो पता चला कि इंसान और चिंपांजी का डीएनए भी बहुत हद तक एक जैसा है। जेन ने बाकी रिसर्चरों को भी ट्रेनिंग दी। जैसे 1968 में गोम्बे आए गेजा टेलेकी को उन्होंने सिखाया कि जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए कैसे गहराई से देखा और समझा जा सकता है। उनके सिखाए तरीके आगे चलकर गोरिल्ला और दूसरे जानवरों की रिसर्च में भी इस्तेमाल हुए। शुरू के दिनों में जेन ने चिंपांजियों को केला खिलाकर उन्हें इंसानों से डर कम करने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इससे चिंपांजियों की आदतें बदल रही हैं। वो खुद खाना ढूंढने के बजाय केले पर निर्भर हो गए। इससे उनके बीच झगड़े भी बढ़े और मेल चिंपांजी एक दूसरे से लड़ने लगे। 1960 के आखिरी सालों में जेन ने ये तरीका बंद कर दिया। बाद में जो रिसर्च हुई उसमें दिखा कि जहां खाना नहीं दिया गया वहां चिंपांजी का व्यवहार थोड़ा अलग। गोम्बे एक छोटा सा इलाका था जहां खाना देने से बहुत सारे चिंपांजी एक साथ जमा हो जाते थे। इससे उनके बीच टकराव भी ज्यादा होता था। इस वजह से कुछ रिसर्च में जो हिंसा दिखाई गई वो असल में इंसानों की वजह से और बढ़ गई थी। कुछ रिसर्चर ये भी कहते हैं कि चिंपांजी को इंसानों के पास रहने की आदत लग जाने से उन्हें कई बार बीमारियां भी इंसानों से लगी, जैसे सांस की बीमारियां और दूसरी संक्रमण जो पहले नहीं होते थे। साथ ही जिन चिंपांजियों को इंसानों से डर नहीं लगता था वो दूसरे चिंपांजियों से लड़ाई में ज्यादा ताकतवर हो जाते थे।
जिससे नेचुरल बैलेंस बिगड़ता। जैन ने बाद में माना कि शुरुआती दौर में जो गलती हुई उसका असर लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारी जरूरी बातें उस समय की रिसर्च से ही मिली। गॉम्बे में चिंपांजियों की रिसर्च अब तक 60 साल से भी ज्यादा चल चुकी है। इतने लंबे वक्त की जानकारी ने चिंपांजी के रहन सहन, रिश्तों और व्यवहार को अच्छे से समझने में मदद की है। इस दौरान ये भी पता चला कि वो कैसे एक दूसरे से सीखते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं और साथ मिलकर शिकार भी करते हैं। दूसरे इलाकों जैसे गिनी और आइवरी कोस्ट में की गई रिसर्च में भी यही बातें दोहराई गईं। जैसे कुछ जगहों पर चिंपांजी पत्थर से नट तोड़ते हैं तो कहीं साथ मिलकर शिकार करते हैं। इससे ये साफ हुआ कि कई बुनियादी आदतें हर जगह चिंपांजियों में एक जैसी होती हैं। 2000 के बाद कुछ नई तकनीकों से ये साबित किया गया कि कई बातें जो पहले जैन ने बताई थी वो सही थी। जैसे नर चिंपांजी आपस में ज्यादा मेलजोल रखते हैं, लेकिन ये रिश्ते खून के नहीं बल्कि ताकत और दबदबे के हिसाब से बनते हैं। मादा चिंपांजी अक्सर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ खास रिश्ते लंबे समय तक टिके रहते हैं। हालांकि गॉम्बे की रिसर्च की कुछ सीमाएं भी हैं। वहां चिंपांजियों की संख्या कम है और ज्यादातर उन्हीं को देखा गया जो इंसानों के पास आते थे। इससे कई बार पूरे समाज की सही तस्वीर नहीं मिलती। इंसानों के ज्यादा पास रहने से चिंपांजियों को कई बार बीमारियां भी हुई। जैसे 1979 से लेकर 1987 तक कई बार सांस की बीमारियां फैली और बाद में स्किन से जुड़ी बीमारियां भी आईं। शुरुआत में रिसर्च बहुत ज्यादा अनुभव और कहानियों पर आधारित थी। उस वक्त आंकड़ों की ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। बाद में जब गिनती और गणित वाले तरीके आए, तब जाकर गहराई से तुलना की जा सकी। तब ये पता चला कि कुछ बातें गॉम्बे में ही ज्यादा होती थी, जैसे झगड़े जो शायद इंसानों के खाने देने की वजह से बढ़े थे। इसलिए अब रिसर्चर मानते हैं कि जहां इंसानों का दखल नहीं हो, वहां की तुलना जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। साल 2013 के मार्च में ये बात सामने आई कि जैन की आने वाली किताब में कुछ बातें बिना क्रेडिट दिए सीधे इंटरनेट से ली गई थी। इनमें कुछ वेबसाइट्स, ब्लॉग और विकिपीडिया की लाइनें शामिल थीं। एक प्रोफेसर ने बताया कि किताब में दर्जन भर से ज्यादा लाइनें ऐसी थी जो ज्यों की त्यों किसी और जगह से ली गई थी, जैसे कुछ पौधों से जुड़ी जानकारियां और पुराने समय की बातें। इस खबर के बाद किताब की अमेरिका में छपाई कुछ महीने के लिए टाल दी गई, ताकि जहां जहां जरूरी हो वहां असली स्रोतों का नाम जोड़ा जा सके। किताब का नया वर्जन अगले साल आया, जिसमें जरूरी जगहों पर सही जानकारी और संदर्भ लिखे गए। हालांकि इस बारे में कोई माफीनामा जारी नहीं किया गया, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि ऐसी किताबों में सच्चाई और भरोसे को लेकर ध्यान देना कितना जरूरी होता है। 20 मार्च 2013 को जैन ने खुद कहा कि ये गलती अनजाने में हुई थी। उन्होंने बताया कि बहुत सारी रिसर्च और लगातार सफर के बीच नोट्स सही तरीके से नहीं रख पाई, इसी वजह से कुछ चीजें छूट गई। उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वो इस बात का खास ख्याल रखेंगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जब कोई रिसर्च बिना वैज्ञानिक जांच के छपती है तो उसमें भरोसे की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती। चिंपांजियों को नाम देने की जैन की आदत पर भी कुछ पुराने वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जानवरों को नाम देने से इंसानों की तरह भावनाएं जोड़ दी जाती हैं, जिससे असली व्यवहार को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैन का मकसद ये दिखाना था कि हर चिंपांजी अलग होता है और उनके अपने तौर तरीके होते हैं। हालांकि इस वजह से कई बार चिंपांजी के व्यवहार को इंसानी नजरिए से देखा गया, जैसे दोस्ती, प्यार या दुख की भावना जोड़ दी गई। जैसे जब किसी चिंपांजी की मौत होती थी और कोई मादा उसे उठाकर चलती थी या अकेली रहने लगती थी, तो इसे इंसानों जैसा शोक मान लिया जाता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये सिर्फ आदत या सफाई की भावना हो सकती है, न कि भावनात्मक दुख।
खुद जैन ने माना कि अपने शुरू के दिनों में उन्होंने कई बार चिंपांजी के कामों में इंसानों जैसी सोच जोड़ दी थी। उनके बचपन की एक याद है जब 2 साल की उम्र में उन्होंने एक ड्रैगन फ्लाई को मरते हुए देखा और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर रोने लगी। उनका कहना था कि तभी से उनके अंदर जानवरों के लिए भावना और समझ आने लगी थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इतनी भावनात्मक नजर से जानवरों को देखना रिसर्च के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे सच्चे कारणों की जगह इंसानी कहानियां बन जाती। जब उन्होंने चिंपांजियों के बीच झगड़े, बच्चों की हत्या या इलाके की लड़ाइयों को देखा, तो भी उन्होंने उन्हें दर्दनाक कहानी की तरह लिखा, न कि सिर्फ एक व्यवहार के रूप में। उनकी इस तरीके को कुछ वैज्ञानिकों ने गलत माना, क्योंकि ये दिखाता है कि चिंपांजी भी सोच समझकर सही गलत तय करते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ जीने की कोशिश करते हैं। बाद के सालों में जैन ने जीएम फसलों के खिलाफ अपनी राय जोर शोर से रखी। उन्होंने कहा कि इन फसलों में जो रसायन इस्तेमाल होते हैं वो जमीन, जानवरों और इंसानों के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फसलें जहर जैसी हैं और इन्हें बढ़ावा देना ठीक नहीं है। उनकी चिंता थी कि इससे जानवरों को तकलीफ होती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। हालांकि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने बार बार कहा है कि इन फसलों और रसायनों से इंसानों को कोई खास खतरा नहीं होता, अगर उनका इस्तेमाल तय सीमा में हो। हजारों रिसर्च में ये साबित नहीं हो पाया कि इससे कोई गंभीर नुकसान होता है। फिर भी जैन का भरोसा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पर रहा जिनमें नुकसान की बातें कही गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से साबित नहीं हुई थी। जैन की बातें ज्यादातर उनके अनुभव और भावना पर टिकी थी, जबकि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो अब तक इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इन फसलों से इंसानों या जानवरों को नुकसान हो रहा हो। फिर भी जैन की चिंता ये थी कि जो चीजें शक पैदा करती हैं, उन्हें हमें टालना चाहिए, चाहे उनके बारे में सबूत हो या नहीं। जैन की राय जीएम फसलों को लेकर साफ थी। उन्होंने बार बार इनके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की बात की, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती है कि सूखा और कीड़ों से बचने वाली इन फसलों की वजह से कई जगह उपज बढ़ी है। इससे कम जमीन पर ज्यादा खाना उगाया जा सका और जंगल कटने से बच सके जहां चिंपांजी जैसे जानवर रहते हैं। इन फसलों की वजह से खेतों की खुदाई और जहरीले रसायनों की जरूरत भी कम हुई, लेकिन जैन ने इन फायदों की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा एहतियात को ज्यादा जरूरी बताया, भले ही सालों की रिसर्च कुछ और कह रही हो। इससे लगा कि वो अब अपनी रिसर्च वाली सोच से हटकर सिर्फ डर या अंदाजों पर यकीन करने लगी थी। 1990 में जैन को क्योटो पुरस्कार मिला, जो चिंपांजियों पर उनके लंबे काम के लिए दिया गया। 1995 में उन्हें नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से हबर्ड मेडल भी दी गई। साल 2002 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र का शांति दूत बनाया गया और 2004 में उन्हें ब्रिटेन की रानी ने एक बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने कई संस्थाएं भी शुरू की, जैसे 1970 में चिंपांजी और लोगों की मदद के लिए अपनी संस्था बनाई। इसके अलावा वो और भी कई संगठनों से जुड़ी रहीं और जानवरों को बचाने की योजनाओं में सलाह देती रहीं। 1960 के दशक में जैन ने जब चिंपांजियों को औजार इस्तेमाल करते देखा तो लोगों की सोच बदल गई। पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही ऐसा कर सकता है, लेकिन जैन ने दिखाया कि जानवर भी समझदार होते हैं। उन्होंने चिंपांजियों को नाम दिए ताकि उनकी अपनी पहचान बनी रहे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे उनके व्यवहार को इंसानी नजर से देखने का खतरा होता है, लेकिन जैन की यही सोच लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ पाई और यही वजह थी कि उनके काम को मीडिया में खूब जगह मिली। जैन की पहचान और उनके काम की वजह से उनकी संस्था को बहुत फंड मिला। इस पैसे से अफ्रीका में कई जगह जंगल बचाए गए और लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। लेकिन एक परेशानी ये भी थी कि जैन की बातें ज्यादातर प्यारे जानवरों के इर्द गिर्द घूमती थी, जिससे दूसरी जरूरी बातें जैसे बढ़ती आबादी का असर लोगों की नजर से हट गए।
उन्होंने शिकार के खिलाफ भी बोला और कहा कि ये जानवरों के लिए गलत है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि सही तरीके से किया गया शिकार जंगल बचाने के लिए जरूरी हो सकता है। 1991 में उन्होंने रूट्स एंड शूट्स नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लाखों बच्चों और युवाओं को जोड़ा गया। इन बच्चों ने जानवरों, पेड़ों और इंसानों की मदद से जुड़े काम किए। इससे बच्चों में सोचने और बदलाव लाने की आदत आई। हालांकि कुछ रिपोर्ट बताती है कि ये जोश ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, लेकिन इससे जागरूकता जरूर बढ़ी। साल 2015 में उनकी संस्था समेत कई और संस्थाओं की कोशिशों से अमेरिका में एक नया नियम बना। अब जंगली और पिंजरे में रहने वाले दोनों तरह के चिंपांजियों को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद उन पर किसी भी तरह के काम के लिए खास इजाजत लेनी जरूरी हो गई। इससे उनका मेडिकल और मनोरंजन में इस्तेमाल काफी हद तक बंद हो गया और ज्यादा पैसे सुरक्षित जंगलों और उनकी देखभाल पर खर्च होने लगे। उनकी संस्था ने अफ्रीका में कई नई योजनाएं शुरू की, जैसे तंजानिया में एक प्रोजेक्ट जिसमें खेती करने वालों को लोन दिया गया ताकि वो पेड़ काटे बिना काम कर सके। इससे लाखों पेड़ लगाए गए और बहुत बड़ी जमीन फिर से हरी भरी हुई। 2024 में इस काम के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी मदद भी मिली। रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम अब दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है। 2022 में ही 200 से ज्यादा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पैसा मिला ताकि बच्चे और युवा अपने इलाकों में बदलाव ला सकें। जैन की सोच ने दुनिया भर में जंगलों और जानवरों की मदद के लिए पैसा जुटाने के तरीके बदल दिए। अब ये काम सिर्फ सरकारों पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि आम लोगों, बच्चों और गांव वालों को भी साथ जोड़ा गया। हालांकि इससे जुड़ी कुछ योजनाएं उस वक्त मुश्किल में आ गई जब 2025 में अमेरिका की तरफ से दिया जाने वाला बड़ा फंड अचानक बंद हो गया। इससे तंजानिया में चिंपांजियों के लिए चल रही कई योजनाएं रुक गई। फिर भी जैन की सोच और मेहनत ने ये रास्ता दिखा दिया कि अगर सही तरीके से लोगों को जोड़ा जाए तो बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।